जब बसंत और उसकी पत्नी चावल की बोरियों को एक साथ देखते हैं अपने घर में, तो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कैसे हुआ। एक सुंदर सा गांव था, विलमपुर। विलमपुर में लोग बहुत परिश्रम करते थे और परिश्रम करके कमाते थे। ना ही किसी का लेना, ना ही किसी का देना। और बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक बसंत नाम के व्यक्ति का घर था। बसंत का घर इतना अच्छा नहीं था, छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी घने जंगलों में। बसंत दूसरों के घर में लकड़ियाँ काटता था, और कुछ गांव में तो कुछ शहर में। और बसंत साथ में मजदूरी भी करता था, उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ में रहते थे। बसंत को कुछ कभी पैसे मिलते और कभी नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। लोग उसे कभी कभी धोखा भी दे देते थे। एक दिन बसंत अपनी पत्नी को बोलता है, तुमने आज जीना को स्कूल क्यों नहीं छोड़ा? मैं देख रहा हूँ वो काफी दिन से घर में ही बैठी है। जीना जीना स्कूल क्यों नहीं जा रही? हमें अपनी बेटी को पढ़ाना होगा और कुछ बनाना होगा। हमारी तरह नहीं होना चाहिए कि ये भी मजदूरी करे। बसंत अपनी पत्नी को समझा रहा होता है, इतने में उसकी पत्नी बोलती है, जी मैं शीना को इसलिए स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि शीना को टीचर ने बोल दिया है कि तुम घर में बैठो, क्योंकि वो कई दिनों से कुछ किताबें नहीं लेके गई, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो किताबें खरीद सके। वो महंगी किताबें हैं। कुछ दिनों से वैसे ही तंगी चल रही है। बसंत सारी बातें सुन रहा होता है अपनी पत्नी की, और उसे बहुत भी दुख हो रहा होता है कि मैं अपनी बेटी को किताबें भी नहीं दे सकता, किताबें भी नहीं खरीद सकते हम। तो बसंत अपनी पत्नी को बोलता है, तुम चिंता मत करो, आज मैं अपने सेठ से पैसे लेके आऊँगा मजदूरी के, और जहाँ मैं पेड़ काटता हूँ उनसे भी पैसे लेके आऊँगा, और किताबें खरीद लेना, और कल से ही हमारी बेटी को स्कूल भेजना है हमें। बसंत अपनी पत्नी को समझाता है और वो लकड़ियाँ काटने के लिए चले जाता है। जैसे ही वो लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है, वो अपने घर के बाहर खड़े हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मैं अपनी बेटी को तक नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे धिक्कार है। और फिर वो सोचता है, आज मुझे किसी भी कीमत पे पैसे लेके आने ही हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मुझे करना ही होगा। वो ये बातें खुद से बोल रहा होता है। फिर वो चिंता करने लग जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आज मुझे सेठ पैसे दे दे, और वह घर से चले जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। वो जैसे ही लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो उसे शाम हो जाती है। शाम को ये चिंता में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। चिंता हो रही होती है कि आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी बेटी का नाम कट जाएगा स्कूल से। बीच में वो जैसे ही जा रहा होता है तो उसे अपनी बेटी की क्लास टीचर दिखती है। क्लास टीचर बोलती है, आप चीना के पिताजी हैं ना? चीना 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही, और ये भी पता है क्यों नहीं आ रही आपकी बेटी? क्योंकि आपकी बेटी ने किताबें नहीं खरीदी थी, जिससे स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया। तो बसंत बोलता है, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी को स्कूल में दाखिला दे दीजिए, वो कल से किताबें ले आएगी। उसका नाम पूरी तरह से नहीं काटिए स्कूल से, कृपया करके ये कीजिए। इतने में वो उसकी टीचर बोलती है, ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी कि वो आपकी बात मान ले, 2-3 दिन दे दे। वो वहाँ से चले जाती है टीचर ये बोल के। बसंत की आंखों में तेज तेज आंसू आ जाते हैं कि मेरी गरीबी अब मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को भी झेलनी पड़ रही है। बसंत के ऊपर पहाड़ टूट जाता है जब बसंत को लकड़ी
जहाँ पे वो लकड़ी काटता था, उधर का मालिक बोलता है, बसंत अब तुम नौकरी छोड़ दो क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो सब लोग चल गए हैं, सब मजदूर चल गए हैं, काम भी इतना नहीं है, तो तुम भी छोड़ दो नौकरी। वसंत सोचता है मैं कहाँ जाऊँ। फिर वसंत अपने जहाँ पे मजदूरी करता है वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे उसका मालिक को एक मजदूर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, क्योंकि उसका सामान आया होता है, चावल की कुछ बोरियां आई होती है। तो उसका मालिक सोच रहा होता है कि मैं एक्स्ट्रा काम किससे कराऊं। इतने में वसंत सोचता है मैं मालिक के पास जाता हूँ, एक्स्ट्रा काम करा के मैं अपनी बेटियों की किताबें ले लूँगा। वसंत आता है, दुखी होकर वसंत आता है। वो बोलता है, मालिक मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपको कोई काम है, कोई और बोरियां उठानी है तो मैं उठा देता हूँ। मुझे एक्स्ट्रा काम के पैसे दे दो जिससे मैं अपनी बेटियों की किताबें ले सकूँ। बहुत ज़रूरी है, पैसे दे दो। तो मालिक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और मैं तुम्हें काम के पूरे पैसे दूंगा। तुम जितना अच्छा काम करोगे वो जल्दी करोगे, मैं एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तो बसंत खुश हो जाता है और मालिक का भी काम हो जाता है। मालिक अपनी बोरियां उठाने के लिए बसंत को बोल देता है। बसंत धीरे धीरे उसकी सारी बोरियां उठा देता है चावल की। बीच में बसंत को थकावट आ जाती है तो वो वहाँ पे ही रुक जाता है और बैठ जाता है। तो मालिक को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि बसंत बार बार क्यों रुक रहा है, उसका समय वेस्ट हो रहा है। फिर से बसंत थका होके फिर से स्टार्ट कर देता है बोरियों को उठाना। फिर बसंत थक जाता है तो मालिक सोचता है मैं इसको क्यों एक्स्ट्रा काम के पैसे दूँ, ये बार बार रुक रहा है, काम कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता। बसंत फिर चालू कर देता है काम करना और मालिक उसे घूर घूर के देख रहा होता है कि इतने धीरे धीरे काम कर रहा है, मुझे ये चावल की बोरियां जल्दी पहुंचानी हैं। बसंत सारी बोरियां पहुंचा देता है। इतने में उसके दोस्त आते हैं, मजदूर दोस्त बसंत के, और बोलते हैं, अरे वसंत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना? तुम्हें पता है ना ये मालिक हमारा अच्छा नहीं है, ये घमंडी मालिक है, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा एक्स्ट्रा काम करने के। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी बातों में तुम्हें नहीं आना चाहिए। इतने में बसंत बोलता है, नहीं यार, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी बेटी की किताबें खरीदनी है मुझे, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मुझे लगता है हमारा मालिक मुझे पैसे ज़रूर देगा क्योंकि मुझे अपने मालिक पे विश्वास है। परंतु उन मजदूरों को मालिक पे विश्वास नहीं था और वो सब मालिक से पैसे लेने चल जाते हैं। तनख्वाह मांगने के लिए सारे मजदूर एकत्रित होकर मालिक के घर में पहुंच जाते हैं, ये सोच के कि मालिक पूरी तनख्वाह दे देगा। परंतु मालिक कभी पूरी तनख्वाह नहीं देता। तो वो सोचते हैं एक साथ जाएंगे तो पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। वो मालिक के घर में पहुंच जाते हैं। मालिक सबको लाइन में खड़ा कर देता है और सबको बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगा, इतनी तनख्वाह दूंगा। तो बसंत के दोस्त को, मजदूर को वो कम तनख्वाह देता है मालिक, और मजदूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज भी मालिक ने हमें धोखा दिया, उसने कम तनख्वाह दी। पर मजबूरी के कारण वो तनख्वाह ले लेता है और कई बार अपने मालिक से आग्रह करता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, परंतु मालिक नहीं सुनता।
उसे कम तनख्वाह दे के उसको बोल देता है कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी ही है। सब सब एक एक करके तनख्वाह लेके जा रहे होते हैं। तो आखिर में वसंत की बारी आती है। बसंत भी उम्मीद से आता है कि उसे भी पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। मालिक के हाथ में कुछ रुपए होते हैं। मालिक बोलता है, ठीक है बसंत, अब तुम बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह। बसंत बोलता है, मालिक आज मैंने अधिक काम किया है, उसके भी पैसे दे दीजिए, और महीने में जो मैं काम करता हूँ उसके भी पैसे दे दीजिए। आज मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया है, आपने बोला था कि काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। परंतु मालिक उसको फिर से सुनाता है कि तुम बीच बीच में रुक रहे थे कि तुम पैसे नहीं ले सकते। उसे मालिक पैसे नहीं देता। तो बसंत तेज तेज रोने लग जाता है। जंगल में आके वो बैठ जाता है वहीं पे और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। इतने में तो उसे कई सारी मधुमक्खियों की आवाज़ आती है जो कि उसके आसपास घूम रही होती है। बसंत को सोचता है अब इतनी किस्मत किसकी खराब होती है कि अब मधुमक्खी रह गई थी वो भी पीछे पड़ गई। तो उसे सामने गुफा दिखती है। वो भागते भागते मधुमक्खी से पीछा छुड़ाकर गुफा में घुस जाता है। बसंत घुसता है। वो जैसे ही गुफा को देखता है तो गुफा की आंखें होती है और अंधेरी गुफा में एक प्लेट चावल की होती है। तो लकड़ारा चौंक जाता है कि इस अंधेरी गुफा में ये एक प्लेट चावल की कैसे आ सकती है। वो सोचता है किसी ने रख दी होगी चावल की प्लेट। वो बातें करने लग जाता है और बोलता है, अरे कोई यहाँ पे है तो मुझे बता दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस गुफा में घुस तो गया, मैं जाऊँ कहाँ से, और ये प्लेट किसकी है, मुझे बताइए। वो गुफा से बातें कर रहा होता है। वो सोचता है गुफा में कोई पक्का कोई रहता है, कोई इंसान रहता है, तभी तो चावल की प्लेट है। वो जैसे ही चावल को छूने लगता है उतने में एक राक्षस निकल और बोलता है, रुक जाओ, इसको छुओ मत। परंतु लकड़ारा छू लेता है। लकड़ारा जैसे ही छूता है तो उसमें से धुआं निकलती है और एक बड़ा सा राक्षस सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ रहा होता है और हंस रहा सहमा डर जाता है और बोलता है, अरे तुम कौन हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस गुफा से निकलना है। मैं तो मधुमक्खियों से बचा के यहाँ पे आया था और मुझे पता थोड़ी था कि मैं इस राक्षस से मिलूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राक्षस घूर घूर के देख रहा होता है और बोलता है, अरे तुम डरो मत, मैंने तुम्हें जानबूझ के इधर बुलाया है। वो मधुमक्खियों भी मेरी ही थी और चावल की प्लेट भी मेरी है जो कि तुमने छू ली, और ये मैंने तुम्हें जानबूझ के छुआई है। अब तुम ये प्लेट लेके जा सकते हो। मैं ईमानदार व्यक्ति ही ढूंढ रहा था जो कि तुम हो। कोई भी शंका मत करो और इस प्लेट को अवश्य ले जाओ। घर की ओर बढ़ रहा होता है क्योंकि उस राक्षस ने बोला था कि तुम चावल की प्लेट उठा के ले जाओ और इसमें एक मुट्ठी चावल डालोगे जिससे तुम्हारी कई बोरियां हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए ही है। तो बसंत घर में आकर अपनी पत्नी को बात बताता है कि मुझे एक राक्षस मिला था, उसने बताया था कि इसमें चावल डालोगे तो तुम्हारी बोरियों की बोरियों चावल की हो जाएगी और उसे बेच के तुम कई पैसे कमाना और तुम अमीर बन सकते हो। तो बसंत को यकीन नहीं होता तो वो अपनी पत्नी को बोलता है तुम एक बार करके देखो। तो वो एक चम्मच से चावल मिलाती है। वो जैसे ही चावल मिलाती है तो उसको एक अपने बच्चे की आवाज़ आती है कि माँ पापा बचाओ। जैसे ही वो देखते हैं
जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचते हैं, अपने दरवाजे के पास पहुंचते हैं, तो वो देख के चौंक जाते हैं बसंत और उसकी पत्नी कि चावल की कई बोरियां पड़ी हैं, वो भी इतनी भरी भरी। उनको यकीन नहीं होता और फिर उनको याद आता है कि राक्षस ने सही बोला था। इतने में बसंत अपनी पत्नी को बोलता है कि देखा, हमें राक्षस ने जो बोला था वो सच में हो गया, परंतु हमारे पास तो इतनी चावल की बोरी हो गई है। हमें खुद के लिए ये नहीं करना है, हमें पूरे गांव वालों के बारे में भी सोचना है, वो भी अमीर हो जाएंगे। इसलिए बसंत सोचता है मैं सारे गांव वालों को ये बात बताऊंगा। बसंत एक छोटा सा ठेला खोल लेता है और उसके पास बहुत चावल हो जाते हैं और वो चावल बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे उसके चावलों से जो पैसे आते हैं उससे वो बहुत बड़ी दुकान खरीद लेता है और लोगों को भी बताकर वो भी दुकान खरीद लेते हैं। फिर कई सालों बाद में बसंत की दुकान पर बहुत भीड़ हो जाती है। उसके साथ में उसकी बेटी भी हाथ बटाने लग जाती है और वो भी पढ़ने लग जाती है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बसंत की दुकान और घर बहुत अच्छी तरह से चलता है। वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। जैसे ही बसंत अपनी सच्चाई के रास्ते पे चला और ईमानदारी के रास्ते पे चला तो उसे इतना बड़ा फल मिला और उसका भाग्य ने उसका साथ दिया। वैसे ही अच्छे कर्म करने चाहिए। आज का सवाल मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, जाइए और उत्तर अवश्य दीजिए।